सबसे पहले मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख जी ने ये बयान दिया है कि पुलिस की पहली जांच में ये पाया गया है कि उनकी खुदकुशी है। लेकिन बॉलीवुड में जो दुश्मनी का एंगल आज सुबह से चर्चा चल रही है उस पर भी आज बहुत सारी बातें होंगी। मैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपनी गेस्ट को जोड़ लेता हूँ। दोस्तों, आप भी इनसे सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर अंशु सोम मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले डीएनएन के लाइव में आपका स्वागत है। टेलीफोनिक लोग आपको सुन रहे हैं और आप इस समय ऑन ड्यूटी से भी घर लौटे हैं, तो इसलिए हमने आपको लाइव में नहीं जोड़ा। आज हम आपसे कुछ ऐसी चर्चाओं पे बात करेंगे जो हमें कल से बहुत लोगों को झंझोड़ के रख दिया है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है, आप जानती हैं, बॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती थे। पहले तो डॉक्टर साहब, मैं ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि चमक दमक के आगे डिप्रेशन फीका पड़ जाता है, लेकिन हमने ये चीज़ें देखी हैं कि डिप्रेशन में कोई भी आ सकता है और इस हद तक जा सकता है। इस पर कुछ आप पहले हमें बताएं। सबसे पहले तो आपका और सभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ आप सभी लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अब जो आपने मुझसे सवाल किया, देखिए आपने कहा कि जो लोग मतलब जिनके पास अपनी लाइफ में जितने भी ड्रीम उन्होंने चाहे वो सभी फुलफिल किए, अपनी सारी डिजायर्स उन्होंने कंप्लीट कर ली, तो उनको डिप्रेशन नहीं होता है ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे शरीर की सारी बीमारियां होती हैं वैसे ही दिमाग की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, भावनाओं की परेशानियां होती हैं। जैसे मानसिक रोगों को सिर्फ रोगों के नाम से जोड़ लिया जाता है, हर व्यक्ति रोगी ही होगा ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भावनाओं में समय के साथ, परिस्थितियों के साथ बदलाव आता है, उसके बाद व्यवहार में बदलाव आता है, और जब ये दोनों चीजें बदल जाती हैं तब हमारी मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाता है। ठीक है ना? तो होता यह है कि हमारे पास क्या मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनके लिए हमने कितना एफर्ट किया, कितना हमने गेन किया, क्या हमारा लॉस हुआ, इससे रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन 100% इस चीज की गारंटी या श्योरिटी होना कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, उसको कोई मानसिक रूप से कष्ट नहीं होगा या उसके जीवन में कोई इस तरीके की परेशानी नहीं आई होगी कि उसको उदासी, तकलीफ या किसी और मानसिक बीमारी से नहीं जूझना पड़ेगा, ये नामुमकिन है। ये बाकी जैसे शरीर की बीमारियां होती हैं उसी तरीके से दिमाग की बीमारियां होती हैं, तो वो किसी को भी कभी भी और कैसे भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात कहा आपने। मेडिकल टर्म में जब हम मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं, मेंटल फिटनेस की बात करते हैं, तो उसमें शायद ये टर्म भी आता है कि मेंटल फिटनेस इज ऑल्सो एसेंशियल टू बी कंसिडर एज अ फिट पर्सन। जब तक आपको फिट नहीं माना जाएगा जब आप मेंटली फिट नहीं होंगे। इमोशनली, पर्सनली, फैमिलियल एंड सोशल, ऑन द ऑल फोर ग्राउंड दैट पर्सन विल बी हैप्पी and other people also think the same about that person. Exactly. This is mental health. देखिए डॉक्टर साहब, अभी आप ऑफिस से आए होंगे, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको कुछ नई बातें ये बता देता हूँ कि जस्ट अभी 2 मिनट पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी ने भी ये कहा है कि उनकी जो बॉलीवुड में दुश्मनी वाली सिनेरियो है, इस एंगल पे भी जांच की जाएगी। आपको क्या लगता है कि मैम हाल ही के दिनों में डिप्रेशन के, आप ऑफिस में बैठते हैं, आप क्लिनिक जाते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ खुल के सामने आए हैं या उनको मरीज कंसीडर नहीं किया जाता? क्या समस्याएं आती हैं? और एक्चुअली देखिए, अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें, पर्टिकुलरली अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करूं क्योंकि मैं उसके साथ काम करती हूं, तो सारी गवर्नमेंट्स सबसे ज्यादा जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एरिया है वो है अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है। अगर किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, मतलब किसी भी रैंडम पर्सन की बात करें, तो अगर उसको किसी भी तरीके का स्ट्रेस फील हो रहा है तो वो कभी रिवील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिवील इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सामने जो लोग उसके बारे में सुन रहे हैं या जो लोग उसके उस स्ट्रेस से रिलेटेड चीजों को जानते हैं, वो लोग उसको उस तरीके से सिंपैथेटिकली बिहेव नहीं करते हैं उसके साथ उनकी इम्पैथी नहीं होती है। वो लोग उसको मजाक की तरह लेते हैं या कभी कभी एज अ कमेंट उसके ऊपर यूज करते हैं, तो लोग इसको खुलकर बताना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो ओपीडी के साथ साथ जितने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उन सभी को इस चीज के लिए असाइन किया हुआ है कि वो अवेयरनेस एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और
जहां पर भी हम अवेयरनेस एक्टिविटीज करते हैं वहां हम बकायदा स्क्रीनिंग करते हैं और उनको रेफरल देते हैं अपनी ही ओपीडीज का कि वो हमारी ओपीडीज में आए और अपनी प्रॉब्लम्स को आराम से बैठ के हमारे साथ शेयर करें। और ये हमेशा सीक्रेट रहेंगी बातें डॉक्टर के बीच में और पेशेंट के बीच में, इसे किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोग खुलकर नहीं आते, क्यों? क्योंकि जो सोशल स्टिग्मा इसके साथ है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब आपने कही कि आदमी अपने अपने सोचने पे इतना वो हो जाता है कि उसे दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों के ख्याल के चक्कर में वो आप तक नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर साहब आपके पास आए दिन ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, ऐसे केस आते होंगे, आप सबसे पहले उन्हें कैसे टैकल करते हैं? अगर कोई बताता है कि इन दोनों मेरे साथ ये है, या आपके पास स्टूडेंट्स भी आते होंगे और हाँ, तो कुछ सभी एज के देखिए डॉक्टर साहब मैं खुल के बात करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लव रिलेशन में धोखा खा के आपके पास आते होंगे, किसी का गर्लफ्रेंड चली गई, किसी की संख्या है इस तरीके के लोगों की। तो आप ज़रा इस पे ब्रीफ करें कि सबसे पहले आप कैसे उन्हें टैकल करते हैं और उन्हें क्या आप सलाह देते हैं, क्या समझाते हैं? देखिए जितने भी लोग आते हैं यूनिट के अंदर, उन सभी के साथ बैठ करके सबसे ज्यादा डिटेल में बात की जाती है। जहां तक वो कंफर्टेबल है, उनको प्रेशराइज नहीं किया जाता कि वो, या हम उनको इस तरीके से नहीं प्रोब करते हैं कि वो अपनी उस परेशानी को फर्स्ट सिटिंग में आकर के शेयर करें। नहीं, उनको कंफर्टेबली बैठने के लिए बोला जाता है, वो बैठते हैं। अगर कोई पेशेंट नहीं बोल रहा है तब कोशिश की जाती है पॉजिटिव उसके साथ कि वो अपनी चीजों को रिवील करे, हमारे साथ शेयर करे। लेकिन जो लोग खुद से बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने कहा कि जो यूथ है वो लव रिलेशनशिप वगैरह इस तरीके के इश्यूज, जो थोड़े यंग एज के इश्यूज हैं, उनको लेकर के आता है और डिप्रेस्ड होता है, वो आकर के अपनी बात बोलते हैं तो हम पूरी बात सबसे पहले सुनते हैं, उनके सारे एंगल्स पर सोचते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि फर्दर क्या करना है। क्योंकि हर केस यूनिक होता है और सबकी इंटरवेंशंस भी उसी तरीके से यूनिक होती है। डॉक्टर साहब क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूं। दक्षिण एशियाई देशों में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज़ हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर 17 में से हर एक आदमी को डिप्रेशन की बीमारी है। लगभग पूरे विश्व में 26 करोड़, 26.5 करोड़ डिप्रेशन के मरीज़ हैं। आए दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कहाँ तक हम लोगों को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से? हमारी गवर्नमेंट कितने एक्टिवली इस पे काम कर रही है? कुछ इस पे बताएं आप हमें। आपको अपने हमारे मतलब मैं इसके बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर का जो थीम था जी, इसका मेंटल हेल्थ फेडरेशन का जो थीम था वो भी यही था, मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। क्यों था? क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे था। ये इसलिए था कि ये जिन चीजों के बारे में लोग बहुत छोटा समझते हैं, जिन इश्यूज के बारे में सोचना भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं या अपनी फैमिली में घटने के बावजूद उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, वो इश्यूज इतने छोटे नहीं हैं, उनके बारे में लोगों को समझने की जरूरत है। तो जैसे अभी आपने मुझे ये आंकड़े बताए, ये जो आंकड़े हैं ये इससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट होते हैं उसी तरीके से, जहां पर मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू डायग्नोस होता है या रिपोर्ट होता है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा केसेस हो सकते हैं या होते हैं। तो वाकई में जितने भी आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले हैं, और जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है वो उससे भी ज्यादा खराब है। क्योंकि मेंटल हेल्थ को ना सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। हेल्थ में अगर कहीं हम बात करते हैं तो सिर्फ हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं और उसी के लिए हम बहुत ज्यादा इनिशिएटिव भी लेते हैं। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इनिशिएटिव्स लेने वाले लोग बहुत कम हैं, स्टिल अभी भी बहुत कम है, जबकि अब तो लोग खुलकर आने लगे हैं सामने। बिल्कुल डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल आपसे एक और है कि जैसे कोई आपके पास आता है, अपनी परेशानी बताता है कि किसी XYZ प्रॉब्लम है, कोई मेरे साथ ये इशू है, इस वजह से मैं अपना फील कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले उसे क्या रिकमेंड करती हैं? उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई आदमी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि वो बंधा हुआ महसूस कर रहा है, उसके अंदर कोई बात है, उसके मन में कोई हलचल है, तो वो सबसे पहले आप उसको क्या सलाह देंगी? देखिए जनरल कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, स्पेसिफिक मैं सिम्टम्स की बात नहीं कर रही हूँ। जनरली अगर कोई पेशेंट आते हैं, पेशेंट नहीं बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति आया जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, उसको बहुत एंजाइटी हो रही है, वो बहुत टेंशन फील कर रहा है, उसको बहुत भारीपन अपने दिल के अंदर महसूस हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो बेहतर फील नहीं कर पा रहा है, वो नॉर्मली ब्रीद नहीं कर पा रहा है,
है ना, वो परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे तो अच्छी चीज है कि वो उस चीज को दूसरों के साथ शेयर करे। दूसरा मतलब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो सकता है या उसकी फैमिली का कोई इतना नियर और डियर वन हो जो कि इन चीजों को अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से समझे और उन चीजों को उसी तरीके से डील करे जिस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है वेंटिलेशन की, एक व्यक्ति अपनी उस परेशानी, अपने उस दर्द को वेंटिलेट करे। जब वो उसको वेंटिलेट करता है तो उसको बहुत लाइट फील होता है। हमारे दिमाग का जो हमारा जो सोचना है, मतलब जो हमारा दिमाग है वो एक बॉक्स की तरह होता है। अब बॉक्स की जो कैपेसिटी है केवल उतना ही तो सामान उसके अंदर आएगा ना जी। अगर हम उससे ज्यादा उसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे या ऑलरेडी जो पुरानी चीजें हैं वो उस बिन में नीचे की तरफ पड़ी हुई हैं, तो क्या नई फ्रेश चीजें उसके अंदर डाली जा सकती है? नहीं डाली जा सकती। तो जब वेंटिलेशन होता, वेंटिलेट करता है वो व्यक्ति, तो क्या होता है कि पुरानी चीजें निकल जाती हैं और उसमें स्पेस क्रिएट होता है और नई जो थिंकिंग है, नए जो इमोशंस है वो उसके अंदर आकर के ऐड ऑन होते हैं, तो उसको फ्रेशनेस फील होती है। यही रीजन है कि जब भी हम किसी को तकलीफ में देखें, अगर हम अपने आसपास किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि बहुत तकलीफ में है, हम उसका, हो सकता है कि हम उसकी परेशानी को सॉल्व नहीं कर सके, लेकिन उसमें हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अगर हम ऑनेस्टली बैठकर सिर्फ उसकी परेशानी को बिना उसका मजाक उड़ाए सुन लें। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी चीज़ नोटिस करी है और ये काफ़ी जगह सुना भी है कि मेंटल हेल्थ में अगर कोई आदमी आ रहा है, मैं उन पेशेंट आप भी नहीं कहेंगे, पेशेंट मैं भी नहीं कहूँगा, अगर कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वो अल्कोहल की तरफ अपनी लाइफ को मोड़ देता है, किसी नशे की तरफ मोड़ देता है, बहुत गंदे ख्याल भी आते हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिंदगी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जितनी आजकल की बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ है, बहुत ज्यादा हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, मतलब आइसोलेटेड हो रहे हैं, हम रिलेशनशिप से आइसोलेट हो रहे हैं, हम वर्चुअल लाइफ में तो मिंगल कर रहे हैं दूसरों के साथ, लेकिन फिजिकली अगर हम बात करें तो हम लोगों से आइसोलेट हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, आइसोलेशन क्या दे रहा है, उस व्यक्ति को अकेलापन दे रहा है, और जब भी उसको अकेलापन देगा तो क्या होगा कि उसको किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर आकर के क्या होता है, जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं जिनसे हमको प्लेजर फील होता है, उदाहरण के तौर पे हम टबैको ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, हम अगर उनकी बात करें तो हमें इंस्टेंट अंदर से थोड़ी एनर्जी फील होती है। इसका ये बहुत बड़ा रीजन है। स्ट्रेस होने के बाद या लोनली फील करने के बाद इस तरीके की चीजों का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, और वो ग्रेजुअली उसको फिर सब्सटेंस अब्यूज की तरफ लेकर के जाता है, जो मेंटल हेल्थ का एक दूसरा सेगमेंट है। ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेज वो प्लेजर आपको अच्छा लगता है और कुछ दिन तक यू आर एंजॉइंग दैट, बट आफ्टर सम टाइम आप उसके लत में आ जाते हो और वो कुछ भी हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। और एडिक्शन एक बीमारी है जो मेंटल हेल्थ का पार्ट है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आपसे और बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात से सहमत हैं, जैसे राखी अग्रवाल जी कह रही हैं, अंशु मैम रियली वेरी मोटिवेशनल स्पीच। प्रद्युमन ओझा जी हैं, समाज और घर दोनों दोषी हैं, बिल्कुल सही बात कहा है। मैम आप क्या समझती हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज के दौर में जैसे अगर मैं किसी को कहूँ मेरे सर में दर्द है तो वो मुझे एडवाइस करेगा कि ठीक है जाओ डिस्प्रिन ले लो, क्रोसिन ले लो या रिलैक्स कर लो। मैं किसी से कहूँगा मेरे पेट में दर्द है, वो मुझे 2 दवाइयों के नाम बताएं। अगर मैं किसी से कहता हूँ मेरे मन में हलचल चल रही है, मेरा मन घबरा रहा है या मैं आई एम फील स्ट्रेस, वो कहेगा तुम पागल हो गए हो। तो आप मेंटल लेवल को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम लोग अब तक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसका मैंने अभी अपनी बात में अभी इस बात का जवाब दिया कि हम फिजिकली आइसोलेट हो रहे हैं। हमारे अंदर से इम्पैथी जा रही है, सिंपैथी जा रही है। अभी आप छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास देख सकते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी को चोट लगती है या किसी की लाइफ में कुछ भी घटता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी सेल्फी खींचते हैं, लोग उसको क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, लोग उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं ऑनलाइन और उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटा सा अभी मेरे दिमाग में थॉट आया कि ऑनलाइन मैंने अपना थॉट डाला, कोई भी, मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं हैप्पी हूँ या कोई भी थॉट मैंने डाला और उसको ट्रोलर्स ने ट्रोल कर दिया बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला व्यक्ति किसी माइंड ऑफ स्टेट में है और उसको ऐसा इस समय फील हो रहा है
वो उसको हमेशा ऑफेंड फील कराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या हम कर रहे हैं? ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर से इम्पैथी और सिंपैथी दोनों की जा रही कमी हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम ह्यूमन रिलेशनशिप में बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल और वही हम अपने साथ अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम उसको भी यही दे रहे हैं। सही बात है मैम। इन दिनों तो हम बस इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। क्या संपत्ति और पैसे, बैंक बैलेंस, ही सब कुछ है, या एक मानसिक सुख भी? मैम, जितने लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर इस फील्ड में वो आपसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं या आपके साथ जुड़ के कुछ और सोशली हेल्प करना चाहते हैं, तो हम उनको क्या मैसेज देंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी मेरी सभी लोगों से, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज अपने ह्यूमन रिलेशनशिप में बिलीव करिए। टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टिविटी अच्छी चीज है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो भी हमको बीमार करेगी। आपने सुना होगा इंटरनेट एडिक्शन हो गया, गैम्बलिंग एडिक्शन हो गया, और ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी एडिक्शंस आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। अगर हम इंसानों के साथ रहेंगे, हम एक्टिविटी टू डील विद स्ट्रेस। देखिए, क्विक थेरेपी नहीं कहा जा सकता। थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेसेस और मेंटल इश्यूज। हाँ, ये कहा जा सकता है कि क्विक रिलैक्सेशन कोई टेक्निक होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेस किस चीज का है। तो मैंने पहले ही एक टेक्निक का नाम लिया, वेंटिलेशन। दूसरा चीज है डायरी राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बहुत सारी फैमिलीज, और मैं ये रिकमेंड भी करती हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन से आपकी फैमिली में या आपको किसी तरीके का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो आप उसको डायरी में लिखें। और जब आप उसको डायरी में लिखते हैं, तो लिखने के बाद थोड़ी देर बाद आप उसको दोबारा से पढ़ें और फिर ठंडे दिमाग से सोचें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है? इसके अलावा मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मॉर्निंग वॉक का लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा दिन जो घर में चलते हैं या ऑफिस में चलते हैं, ये वॉक नहीं होता है। सुबह का समय 20 मिनट अपने लिए प्लीज निकालें, और जब भी जाएं तो फोन के जो हेडफोन्स हैं, प्लीज इन्हें कानों में ना लगाएं। ठीक, शांति से, एकदम आराम से प्रकृति को देखते हुए या अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हुए जाएं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ग्रेजुअली हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आती हैं। तो अगर हम इस तरीके की एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में, तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। और रात के समय फोन से, टीवी से, या जो इस तरीके की चीजें जिसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, प्लीज उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें सर्टेन टाइम के बाद रात को, और अपनी स्लीप और डाइट को एप्रोप्रिएट रखें। ये 5 सजेशंस मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मैम सजेशन के लिए। बीच में क्या हुआ था, मेरा ट्राइपॉड हिल गया था, जिस वजह से फ़ोन चेंज हो गया डायरेक्शन। फ़ोन फिर भी आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती रही। क्या नाम है, ऋचा जी, शायद आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया। मैम, ऋचा जी ने एक और चीज़ पूछा, मेडिटेशन आई थिंक विल डू वंडर्स। मेडिटेशन इसमें एग्जैक्टली, माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेडिटेशन हेल्प्स इन दैट। देखिए मैम, बहुत सारे सवाल आपसे धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो पूछा जा रहा है। मैं आपसे 1-2 मिनट और लूँगा। अगर किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज़ जल्दी से मैम से पूछ लीजिए। मैम, मेडिटेशन होगा, खैर वॉक तो मेरी लाइफ से भी थोड़ा निकली हुई है। शाम की वॉक, इवनिंग वॉक रह गई, मॉर्निंग वॉक तो मेरी लाइफ में बहुत दिनों से आई नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अब जल्दी से वॉक पे नज़र आऊँ। दूसरा, जितने भी सब्सटेंस हैं जो भी एडिक्टेड बनाते हैं या नहीं भी बनाते हैं, लाइक कॉफी और टी, इनसे इनका जो अमाउंट है, जो लाइक अल्कोहल है, टबैको है, या दूसरे सब्सटेंस हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, इनसे प्लीज दूर रहें, इनका इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज, चाय और कॉफी का इस्तेमाल जो करते हैं वो थोड़ा कम अमाउंट में करें प्लीज। मैम, एक सवाल मेरा ये भी है, डाइट इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? हाँ, करती है, बिल्कुल करती है। तो हमें डाइट की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, चलिए मैम, बहुत सारी बातें हैं। आरती मैम को मैं आपसे कोऑर्डिनेट कराऊंगा। आरती मैम आपसे ज़रूर मिलेंगी। जो सवाल आए हैं उनका आपने जवाब दिया, आपने अपने बहुमूल्य समय में से आधा घंटा में दिया, उसके हम बहुत आभारी हैं। पूरा DNN की टीम और जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं। मैम, कुछ अच्छे टॉपिक्स पे हम लोग जुड़ते हैं, और आप जैसे लोग अगर हमें एडवाइस करते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। आपसे ज्यादा मुझे खुशी होती है, इतने सारे लोगों तक मेरा ये मैसेज गया कि उन लोगों के लिए मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। मैम, जितने भी लोग जरूरत पड़ती है तो
हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें इमोशंस अच्छे लगते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं इमोशंस। तो हमें अपने आसपास की सोसाइटी के साथ कनेक्ट होकर रहने की जरूरत है, लेग पुलिंग की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे अभी भी कहा था, आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके पेन को सुन करके उसको कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके बिन को जब रिलीज करने का मौका देंगे तो उसके पास उस बिन में नई फ्रेश चीजें डालने की जगह बन जाएगी, और शायद वो अपनी जिंदगी के बारे में कोई एक या दो अच्छे थॉट लेकर के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है। बहुत सही बात की मैम। मैंने लिखा भी था, मौत सिर्फ उनकी नहीं होती जो खुदकुशी करते हैं, मौत उनकी भी होती है जो लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो एक किसी की मौत में हम लोग सिर्फ 4 दिन डिस्कस करते हैं, फिर भूल जाते हैं, नए टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन एक मेंटल हेल्थ की तरफ हमें सोचना चाहिए। एक विषय है, हम लोग एक्सीडेंट से जितने नहीं मर रहे उतना डिप्रेशन से मर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा अब। ये दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी है जिसे हम बीमारी नहीं मानते। हाँ मैम, देखिए मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ से अगर कोई अपने जूझ रहा है तो हो सकता है कभी उसके हाथ में गन आई और वो जाके 20-25 लोगों को मतलब हिट कर दे, शूट कर दे। या कोई मेंटल हेल्थ के ये भी केस होते हैं कि इतना गुस्सा आया या इतना वो उस सीवियर स्टेज पे पहुंच गए कि उन्होंने कार ली और 10 लोगों पे चढ़ा दी। तो इसका इलाज भी पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि मैम ये तो कभी ना कभी जाके बहुत ज़्यादा मतलब बुरा इसका अंजाम हो सकता है। किसी गलत आदमी के हाथ में अगर गन पहुंच गई तो वो ना जाने क्या कर देगा। जैसे फिजिकल इलनेस की एडवांस स्टेजेस होती हैं, ऐसे ही मेंटल इलनेस की भी एडवांस स्टेजेस होती हैं, जहां आकर के सिचुएशंस कई बार हाथ से निकल जाती हैं, जहां पर हम दवाइयों के थ्रू, साइकोथेरेपीज के थ्रू उसे सुधार तो सकते हैं, लेकिन जो वो जिंदगी में चीजें बिगड़ चुकी हैं पीछे, उनकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते ना। तो मेंटल हेल्थ में सबसे बड़ा मतलब मेंटल स्ट्रेस कह लें, मेंटल इलनेस कह लें, मेंटल हेल्थ कह लें, इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा विक्टिम वो पर्सन और उसकी फैमिली होती है। और जो उनसे एक बार खो जाता है ना, वो जो मोमेंट्स खो जाते हैं, वो जो अपॉर्चुनिटीज खो जाती हैं, वो जो लाइफ का टाइम चला जाता है, वो वापस नहीं आता। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया में मटेरियलिस्टिक थिंग्स को कलेक्ट करना या उनके लिए हार्डवर्क करने का टाइम जीवन में कभी भी मिलेगा, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन अगर एक बार दिमाग या आपकी जान आपके हाथ में नहीं रही तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। सही बात है मैम, जब इंसान ही रहा तो फिर किस बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर मानसिक रूप से वो स्वस्थ ही नहीं है, अगर मानसिक रूप से वो ये सोच ही नहीं पा रहा है उसका क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अगर वो सोच भी पा रहा है क्या अच्छा है लेकिन वो उसके प्रति काम नहीं कर पाने की स्थिति में है, क्योंकि उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा है, उसका शरीर इसलिए साथ नहीं दे रहा क्योंकि दिमाग साथ नहीं दे रहा है, शरीर दिमाग के पीछे चल रहा है, चलता ही है। तो अगर ये जो पैटर्न है ये फॉलो नहीं होगा तो वो इंसान कैसे जिंदगी जिएगा। इसीलिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागना प्लीज कम करिए, और सिर्फ अगर कुछ ढूंढना है तो सबसे पहले मेंटल पीस ढूंढिए अपने लिए और अपनों के लिए। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु मैम। और मैं अपने जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और बाद में हमें सुनेंगे, मैं उन सबसे ये कहता हूँ कि मेंटल हेल्थ से अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी परेशानी है तो आप डॉक्टर अंशु सोम से मिल सकते हैं। मैम एक बार आप अपनी तरफ से बोल दीजिए। बिल्कुल, मैं बोलना चाहती हूँ जितने भी स्टेट्स हैं, जो भी लोग लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आप सभी के यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में मेंटल हेल्थ यूनिट चलता है। आप जाकर के वहाँ पता करें कि किस पर्टिकुलर डे पर उसका ओपीडी होता है और उसका टाइमिंग क्या है। आपके सबसे करीब मतलब सबसे करीब शहर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां जाइए। आपको जो भी डिस्कस करना है, चाहे वो कितना पर्सनल है, वहां पर बैठे हुए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। मैम एक सवाल और है मेरा, जैसे कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि वो किसी को आसानी से नहीं बता सकता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसे समय में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई बात लेके कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है तो वो आप कितना सेफ एंड सिक्योर वो रह सकता है? इसके लिए बकायदा हमारे यहाँ पर रूम्स बनाए गए हैं, काउंसलिंग रूम्स हैं, और वहां पर जाकर के आप आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। वो एकदम प्राइवेसी वहां पे मेंटेन की जाती है। अगर पेशेंट आकर के ये या मतलब पर्टिकुलर पर्सन आकर के ये बोलता है कि मैम मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज डॉक्यूमेंट हो, तो वो डॉक्यूमेंट भी नहीं की जाती है।
वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वहां पे बताए, वेंटिलेट करे, वहां से सॉल्यूशन ले और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। और अगर उसको लगता है कि नहीं अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है, मुझे अभी थोड़ा और हेल्प की जरूरत है, वो दोबारा जाए और दोबारा अपने वर्बैटम को वहां पर बोले कि नहीं मुझे डॉक्यूमेंट नहीं करना है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने, इसका सोल्यूशन लेने के लिए आया हूँ, तो उसको वो सोल्यूशन हमेशा वहां प्रोवाइड कराया जाएगा। मैम क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई लड़की अपनी परेशानी आपसे शेयर करना चाहती है और वे हॉस्पिटल नहीं आना चाहती, तो क्या ऐसा कोई रूल है कि टेलीफोनिक आप उसे गाइड करें, या कुछ आपकी टीम या उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा कोई चल रहा है स्कीम? हाँ, हर जगह, मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हेल्पलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, अदरवाइज मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट हो गई है। तो वो जिस भी न्यूज़पेपर देख लें, वहां पर अगर मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन चल रहा है तो वो टेलीफोनिक काउंसलिंग और सजेशंस ले सकती हैं। और अगर नहीं है तो जैसा मैंने अभी कहा कि उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी। वो आराम से हॉस्पिटल आए, आकर के अपनी बात मनोकामना जो कक्ष है उसमें आकर के बैठे और बात करें और सोल्यूशन लेकर के जा सकती हैं। उसमें मतलब उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी लोग हैं मैम, सब अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे हैं और अच्छी जगहों से सुन रहे हैं आपको। एंड आरती मित्तल मैम की तरफ से आपको आया थैंक यू फॉर योर नाइस सजेशंस। एंड आपके यहाँ भी मैम बहुत जल्दी सेशन होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अगर किसी का कोई सवाल आया तो क्या मैं आपको फ़ोन करके दोबारा परेशान करूँ? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। ट्राई टू ऐड मोर एंटीडोट्स एंड प्रोटीन एंड ओमेगा। चलिए मैम, आज मैं कोशिश कर, थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों क्या है, और आज हमने बात करी हेल्थ प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर अंशु सोम से, और आपको आप तक उनके पास उनकी बातें पहुंची होंगी। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों कोरोना का भी ध्यान रखिएगा, घर में रहिए और जितना हो सके अपने आसपास जाएं तो मास्क और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कल के सेशन के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताएं। और आज के लिए थैंक यू सो मच और स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग।